गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम। तो फिर स्वागत है आपका नई क्लास के लिए स्टूडेंट्स। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अपने समय का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो देखो कि हम आपके पास लेके आए हैं, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो इम्पोर्टेंट है। और आपको हमने अमीनो एसिड्स के बारे में बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन्स कैसे बने स्टूडेंट, व्हाट आर प्रोटीन्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन्स क्या है तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट। एग्जाम में आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट व्हाट आर प्रोटीन्स, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर दे रहे हैं आप इसके बारे में। प्रोटीन्स क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रोटीन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन्स क्या सर हैं, क्या आंसर दे रहे हैं आप, जल्दी से बताइए। आपको मिल रहा 30 सेकंड का वक्त, जल्दी से बताइए प्रोटीन्स कैसे बने हैं। सर they are alpha amino acid they are polymers of alpha protein acid alpha amino acid. बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने लवन्या, तुम्हारा आंसर सही है कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये पॉलीमर्स होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स के बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं। कितने जुड़ते हैं, कितने जुड़ते हैं बताओ। जो अमीनो एसिड्स कितने अल्फा अमीनो एसिड्स हमने बताए थे वो 20 नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड्स का नाम आपके बुक में दिए गए हैं। और हमने बताया कि ये आपस में सीक्वेंस में जुड़ सकते हैं और जब ये जुड़ते हैं स्टूडेंट्स तो इससे हमें क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं। और ये भी पता लगा कि ये प्रोटीन्स जो हैं दे आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट हमारे को बहुत जरूरत है इनकी, प्रोटीन्स की। और ये जितने भी जब इनकी हाइड्रोलिसिस हमने प्रोटीन्स की थी तो आपको क्या मिला था, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट, अल्फा अमीनो एसिड्स मिले हमें। alpha amino acids मिले थे। तो ये जो 20 अमीनो एसिड हमने आपको बताए बुक के अंदर, उसमें से एक एसेंशियल बताए गए थे और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड थे। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस essential वो बिटवीन वाले होते हैं essential वो essential वाले होते हैं जो एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्या डिफरेंस बताया essential आपने। essential वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती और हमें डाइट से ऑब्टेन करने पड़ते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो होते हैं सिंथेसाइज इन द बॉडी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये हमें डाइट से लेने हैं, बाहर से लेने हैं, आउटसाइड डाइट जो हम खाते हैं उससे लेने हैं, और इनको हमारा बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो याद रखो कि आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो एक तरीके से पूरी केमिकल की फैक्ट्री है। आपके शरीर में पूरी फैक्ट्री चल रही है, अंदर सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो भी आपकी अंदर बॉडी में मैकेनिज्म है वो सब कुछ सिंथेसाइज कर रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और केमिकल फैक्ट्री चल रही है अंदर, और पूरी केमिस्ट्री और रिएक्शंस चल रही हैं अंदर, सब कुछ बन रहा है। जो सेल्स हैं आपके बॉडी के वो सब यही काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा सब चीजें तैयार कर देते हैं। तो हमारा जो शरीर का मैन्युफैक्चरर है कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो हमारा शरीर के अंदर ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन्युफैक्चरर ऑफ अवर बॉडी इज इनसाइड अवर बॉडी स्टूडेंट्स। अगर कोई डिसीज भी होती है तो वो इनसाइड द बॉडी से होती है। बाहर के तो फैक्टर्स एक्सटर्नल है ही है, जैसे वायरस तो बाहर से आया वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर जो बीमारियां वो अंदर से ही आ रही हैं और अंदर ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर जो भी रिएक्शंस चल रही हैं अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो नेचुरली है हम बीमार हो जाएंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो तो हमारे को बॉडी नहीं मैन्युफैक्चर कर पाती, तो वो डाइट से लेने पड़ते हैं दूसरे। और हमने ये बताया था कि ये बताइए जीटर आयन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, व्हाट इज ए जीटर आयन स्टूडेंट, व्हाट इज ए जीटर आयन। देखो ये जितने भी क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है, हम आपसे काफी क्वेश्चन आंसर करते हैं, वार्म अप करते हैं बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर। व्हाट इज अ जीटर आयन स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर में आए 1 नंबर का। तो आपको मिला है 1 मिनट का वक्त, जल्दी से आंसर कीजिए इसको, फिर आगे चलें। जीटर आयन क्या होता है स्टूडेंट, जीटर आयन। अमीनो एसिड्स में क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेसिक और एक एसिडिक, दो ग्रुप प्रेजेंट है आपके सामने अमीनो एसिड में स्टूडेंट। तो होगा क्या, क्या होगा,
जीटर आयन का मतलब ये है कि एक आपके पास बेसिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है स्टूडेंट। तो बेसिक ग्रुप क्या करता है, H+ को ले सकता है। और एक एसिडिक ग्रुप है स्टूडेंट्स, एसिडिक ग्रुप क्या होता है, ये H- H+ को दे सकता है। एक ग्रुप दे सकता है, एक ले सकता है। अगर ये एक्सचेंज हो गया तो फिर क्या होगा, तो आप देखते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। दो चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको क्या बोलते हैं, जीटर आयन। तो एक डाईपोलर आयन बन जाता है, डाईपोलर आयन बन जाता है स्टूडेंट, डाईपोलर आयन। डाई मतलब दो पोल वाला, एक प्लस और एक माइनस। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया, ये जीटर आयन बन गया, जीटर आयन बन गया स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन हुआ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आ रहे हैं लेके स्टूडेंट आपके लिए इस सेशन में, जो आपके पेपरों में आते हैं और आ सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि ये जो अल्फा हमने बताया थे कि ये अल्फा अमीनो एसिड जो है स्टूडेंट्स, ये जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो मोर देन 100 ऐसे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, जो 20 हमने अल्फा अमीनो एसिड दिखाए हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो ये बताइए कि ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं जिससे ये जुड़ते हैं, कौन सा पेप्टाइड, है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही आंसर किया तुमने, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बताओ कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, यही उसने क्वेश्चन पेपर में पूछा, व्हाट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड स्टूडेंट। जब हमने कहा कि जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन्स जो होते हैं स्टूडेंट, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, और उसके अंदर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, और उनका जो मास, एटॉमिक मास है, वो 10,000 यू से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इनके अंदर ये जुड़ते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से। व्हाट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड स्टूडेंट, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दो दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स या तो सेम या डिफरेंट कंबाइन होते हैं NH2 मॉलिक्यूल से और COH मॉलिक्यूल से, और उसमें H2O की एलिमिनेशन होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बिल्कुल सही है, वो मॉलिक्यूल नहीं, आपने बताया कि NH, ये NH2 ग्रुप है, और दूसरे के पास क्या है, आपने कहा कि ये लो CO और OH ग्रुप है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, कि यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, -H2O। तो ये आपस में लिंक हो गए स्टूडेंट, ये लिंकेज जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि CONH ऐसे वो दिया होगा। तो ऐसे ये लिंकेज चलती रहती है, और ये जब दो दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वो डाईपेप्टाइड हो जाता है, 3 तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। तो इस तरह से अगर 6 मॉलिक्यूल जुड़े तो कितने बॉन्ड बनेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया पेपर में। उसने कहा कि एक पेंटापेप्टाइड है, पेंटापेप्टाइड है स्टूडेंट, पेंटापेप्टाइड में कितने अमाइड बॉन्ड हैं, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं इसके अंदर? 5। 5। 5 नहीं है, 5 है तो एक कम बनता है, क्योंकि 2 का 1 बनता है। जितना भी नंबर दिया होगा उससे एक कम बनेगा, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे इसमें। बात समझ में आ गई? अरे 2 जुड़े हैं ना, यहाँ तो 1 बना है, 3 जुड़ेंगे तो 2 हाँ जी। बनेगा, 4 जुड़ेंगे तो 3, एक कम आएगा जितने भी होंगे। समझ में आ गई? जो बॉन्ड का नंबर पूछ लिया उसने। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है, देखो यही तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन के कई रूप होते हैं, वो कैसे पूछता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जो होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं स्टूडेंट। तो एल कॉन्फ़िगरेशन में बताओ, NH2 राइट पर होता है या लेफ्ट पर होता है? लेफ्ट पे होता है। लेफ्ट पर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा एक अमीनो एसिड भी है स्टूडेंट जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो कौन सा है? वो अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकियों के पास एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो कौन सा वो है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? कौन सा बताया था मैंने, एक पहला सबसे पहले वाला, क्या नाम था उसका? ग्लाइसिन। यस, ग्लाइसिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आने वाले हैं, 4 चॉइसेस मिलने वाली हैं। वो भी सही आंसर दिया तुमने। अब देखो कि अब जो बता रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स है स्टूडेंट, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो कि इनको हमने क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। इनकी मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे स्टूडेंट हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी
मॉलिक्यूलर शेप। एक तो होते हैं फाइबर जैसे, एक होते हैं जो ग्लोबुलर हो जाते हैं, मतलब स्फेरिकल शेप होते हैं। तो उस बेस पे हमने इनकी कर दी स्टूडेंट, एक मैं कह रहा हूं फाइबर लाइक। फाइबर का मतलब क्या होता है, जैसे धागे की तरह सीधे हैं। दूसरे हमने कह दिया कि ये मतलब स्फेरिकल वाले, ये स्फेरिकल शेप में आ गए। तो कैसे आते हैं ये देखना है हमें स्टूडेंट। होता क्या है कि तुमने मुझे बताया कि प्रोटीन्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। क्या है चेन्स, कौन सी हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड, यही बताया, ठीक है। हाँ जी। इनके अंदर कौन सी चेन्स हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इस पॉलीपेप्टाइड का मतलब 100 से ज्यादा, आपने कहा अल्फा अमीनो एसिड्स इसमें जुड़े हुए हैं, अलग 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 अलग, ठीक है। जब इतनी बड़ी चेन बनने जा रही है 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स की, वो पॉलीपेप्टाइड हो गई चेन। अब ये सर जब चेन, आपने 1000 नहीं बोला था? वो 10,000 तो उसका मास बताया था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा अच्छा। मतलब 100 से ज्यादा ही है, ठीक है, 200 जितने भी हैं। अब जब ये आपस में जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो चेन इनकी बन रही है, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो रन पैरेलल, वो पैरेलल हैं। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दे रन पैरेलल, ये पैरेलल रन कर रही हैं। और ये कैसे आपस में हेल्ड होती हैं? इनके अंदर कौन से बॉन्ड बनते हैं? टुगेदर बाई हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इससे ये आपस में हेल्ड अप हो जाते हैं। तो एक जो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट, इसमें बनता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। अब उसने कह दिया गिव एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कौन से वाली? हेयर, वूल, सिल्क। क्या नाम बताया? उसका नाम बताओ, कौन सी प्रोटीन है, उसको क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? फाइब्रस प्रोटीन। हाँ उसका नाम बताओ, उसका क्या है? कैराटीन कहते हैं ना उसको। ये कैराटीन होती है, ये आपके बालों में सिर्फ सिर्फ प्रोटीन ही थोड़ा, और भी है ना बहुत कुछ, लेकिन जो प्रोटीन आपके बाल में प्रेजेंट है वो है कैराटीन। हेयर में, आपके हेयर में भी प्रेजेंट है। और ये जो होती है स्टूडेंट, ये सॉल्युबल होती है या इनसॉल्युबल होती है वाटर में? इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होता तो सारे बाल पानी में धुल जाते जब तुम अगर नहाते हो तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। देखो ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, याद करने का कोई मेथड है। अगर मैं कहूँ कि जो फाइब्रस प्रोटीन है मेरे बाल है, तो वो तो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। होते हैं क्या जब नहाते हो? कहाँ होते हैं? तो इसलिए वो नहीं। इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसमें कैराटीन होता है, इसे बोलते हैं कैराटीन स्टूडेंट। और जो मायोसिन होती है वो भी एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, हमारे मसल्स में होती है, मसल्स में होती है। तो दूसरे टाइप की प्रोटीन हमने कौन से बताई स्टूडेंट? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा है फाइब्रस प्रोटीन्स, नंबर 1। अब नंबर 2 कह रहा हूँ ग्लोबुलर प्रोटीन स्टूडेंट। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है कि भाई स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड। तो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं वो कॉइल्ड हो जाती हैं। जब वो कॉइल बन जाती हैं तो वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। अब उसने आपको पूछा गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, आपको मिले 30 सेकंड, जल्दी बताइए एग्जांपल इंसुलिन। बताओ ग्लोबुलर प्रोटीन का। इंसुलिन। हाँ आपको 4 चॉइसेस दे दी उसने कि बताओ कि ग्लोबुलर प्रोटीन है या नहीं है। ये उसमें उसने 4 चॉइसेस दी। ग्लोबुलर इंसुलिन है, और कौन सा है? कॉमन वाले एल्बुम। एग्जांपल जो किताब में लिखे हैं वो एल्बुमिन। तो हमें पता ही होना चाहिए। एल्बुमिन्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। कौन से एग्जांपल हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो कितने टाइप की प्रोटीन मैंने बताई? 2 टाइप की, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये कॉइल कर जाएंगे, कॉइल स्फेरिकल शेप बनाएंगे। तो शेप में डिफरेंस है। अब देखो कि आपने मुझे कहा कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एन अमीनो एसिड चेन मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़े तो आपने कहा पॉलीपेप्टाइड्स बन गए। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट।
तो 3 डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, जिसमें अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं। किस चीज की चेन्स होती है इनके अंदर? अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं। तो चेन्स तो आपने देख ली कि वो पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और चेन बढ़ती जाएगी। कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़े थे ना तुमने। तो इसीलिए ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं फॉर्म्ड बाय सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो मोनोमर जो होते हैं ना, मोनोमर मतलब जो जिस यूनिट से बनते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने कितने 20 अमीनो एसिड्स दिखाए हैं आपको, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है, नेचुरल वाले। अब ये सेम भी जुड़े, अलग अलग जुड़े, तो कितनी बहुत सारी सीक्वेंसेस बनेंगी, बहुत सारी सीक्वेंसेस बनेंगी। और इसलिए ही स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम से मिलते हैं, ये भी आपको पता है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपके एंजाइम्स जो आपके शरीर में कैटालिस्ट का काम करते हैं, बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं स्टूडेंट, वो भी क्या है? सारे प्रोटीन्स ही। तो बाय कन्वेंशन स्टूडेंट, अंडर 30 अमीनो एसिड इज ऑफन आइडेंटिफाइड एज ए पेप्टाइड रादर देन चेन। उन्होंने कहा कि अगर 30 से कम अमीनो एसिड है तो उन्हें पेप्टाइड माना जाता है वैसे, ठीक है। तो इनका मतलब इसमें 100 से ज्यादा हमने बताए थे, 100 से ज्यादा बताए थे, लेकिन एक का हमने बताया था जो ऑलरेडी, जिसको हमने प्रोटीन माना था, जिसमें 51 थे, वो भी नाम आपको बताया था, इंसुलिन। अब देखिए कि सबसे पहले होता है व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप बताइए, आपको क्या पता है इसके बारे में? अगर कुछ पता है तो जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टूडेंट्स? मतलब आपका सबसे पहले आपने ये कहा कि अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक चेन बनाने जा रहे हैं, कहा मैंने? बोलो। अब कौन कौन से अमीनो एसिड की चेन बनेगी? अगर डिफरेंट अमीनो एसिड आ गए तो फिर वो चेन भी डिफरेंट हो जाएगी। तो एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होगी स्टूडेंट, क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होगी, ठीक है, जिससे वो जुड़ेंगे। बोलो ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। सही है सर। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होती है उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द मीन। जैसे कि मान लो दो ऐसे यूनिट हैं, वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, अब वो दो ही जुड़े जा रहे हैं तो एक सीक्वेंस बन गई। अब एक और मॉलिक्यूल, एक और प्रोटीन बना, उसमें 3 अलग से जुड़ गए, एक और प्रोटीन बनी जिसमें एक ही यूनिट से बार 100 से ज्यादा जुड़ गए। तो ये इनका कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी मींस द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड स्टूडेंट व्हिच आर फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन। बात समझ में आई? ठीक है। तो बस इन जो सीक्वेंस होती है स्टूडेंट, एक जो पर्टिकुलर प्रोटीन होती है उसकी सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस बनती है, तो वो एक प्रोटीन बन जाता है। अगर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस चेंज होगी तो वो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, फिर ये सीक्वेंस चेंज होगी तीसरा। इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको समझ में आ गया? नोट कर लिया? प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स linked with each other in a specific sequence, and the sequence of amino acid is said to be primary structure of the protein. आपने नोट कर लिया इसको? वो पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? इसका आंसर क्या दिया आपने? जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा स्टूडेंट? Each polypeptide in protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, ठीक है, and this sequence of amino acid is called primary structure of protein. बोलो सही है? लिख लोगे? हाँ जी। ये आंसर 1 नंबर मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का। अब प्राइमरी तो बन गया, सीक्वेंस जो लगानी थी आपने लगा दी, वो एक प्राइमरी यूनिट बन गया। आगे क्या हुआ? अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी पूरा ये 3 डायमेंशनल मैंने ऊपर लिखा भाई, 3 डायमेंशनल शेप इन्होंने लेनी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना है। पहले सबसे पहले तो सीक्वेंस बनी, जिसे मैंने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? अब ये कह रहा है कि वो किस शेप में बनेंगे, किस शेप में बनेंगे। तो उन्होंने
ये फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। इनके 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो उन्हें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले स्टूडेंट, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक को बोला गया अल्फा हेलिक्स, और एक को बोला गया बीटा प्लीटेड। 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिले स्टूडेंट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, कि ये रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। देखो आपके पास इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड में कौन कौन से हैं? CO भी है और NH भी है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये फोल्ड हो जाते हैं, क्या होते हैं? फोल्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, दे फोल्ड, ठीक है। रेगुलर फोल्डिंग हो जाती है, जो चेन्स हैं उनकी, उनमें क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इनके अंदर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो उससे क्या होती है? उनकी फोल्डिंग हो जाती है। क्या होती है? फोल्डिंग हो जाती है। तो फोल्डिंग किस वे में होती है? देखो ये हमने दिखाया है, एक है अल्फा हेलिक्स इज अ राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रैंड। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रैंड। ये देख रहे हो ऐसे आपस में कॉइल सी, राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रैंड बन गया, देख रहे हैं? ये देख रहे हो आप? देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया? अल्फा हेलिक्स। The side chain of the substituent of amino acid group is an alpha helix extend to outside. Hydrogen bonds form between oxygen of each CO and strand, and in the strand, and hydrogen bond of each NH of group 4 amino acids below it in the helix. The hydrogen bonds make the structure especially stable. The side chain substituents of amino acid fit beside NH groups. अब आपको बात समझ में आई कि हमने क्या बताया? दिख रहा है आपको? देखो ये आपकी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है। पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी लंबी है? दिख रही है? ये सारी क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये क्या हुआ है कि ये फोल्ड हो गई है, किस फॉर्म में? अल्फा हेलिक्स फॉर्म में फोल्ड हो गई है, कॉइल्ड स्ट्रैंड की फॉर्म में आ गई है। क्यों आ गई है बताओ? कॉइल्ड स्ट्रैंड क्यों बन गया? इसका रीजन पूछ लिया उसने पेपर में, कॉइल्ड स्ट्रैंड क्यों बन गया? कोई ना कोई बॉन्ड तो बने हैं ना जिससे ये कॉइलिंग हुई है। अब कौन से बन रहे हैं? यहाँ पे तुम्हें दिखाया नहीं हमने, ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर ही। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके अंदर बन रहे हैं? एक तो तुम्हारे पास CO ग्रुप है और दूसरा कौन सा है? NH। इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है? देख रहे हो NH और CO, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जा रहे हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे स्टूडेंट्स, और उसी के कारण ये अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रैंड की फॉर्म ले लेता है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है कि ये स्टेबल बन जाते हैं, स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जा रहे हैं उनसे ये क्या होगा? अल्फा हेलिक्स फॉर्म ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी। उसने पूछा था हमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर ही बॉन्डिंग हुई है, ये बाहर नहीं हुई। इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकता हूं मैं। इंट्रा मींस विद इन द मॉलिक्यूल हुई है, उसके कारण वो फोल्ड हो गए। तो ये पेप्टाइड जितनी भी चेन थी लंबी सारी 100 मॉलिक्यूल्स की या 100 से ज्यादा, एक सीक्वेंस तो थी, वो सीक्वेंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जा रहे हैं, उसके कारण वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में आ गए। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। मैं क्या बता रहा हूँ? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया? मैंने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक अल्फा हेलिक्स मैंने बताया अभी जो दिखाया है, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है।
वो कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब बीटा प्लीटेड में क्या होता है, देखो बीटा प्लीटेड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बीटा प्लीट इज बिटवीन द स्ट्रैंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं आपके पास, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरी, तीसरी, ऐसे। अब इनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। उसमें क्या हुई थी, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। इंट्रा का मतलब क्या हुआ, ये जो विद इन द स्ट्रैंड हुई है, विद इन द स्ट्रैंड मतलब उसी स्ट्रैंड में हो गई आपस में ही। समझ आ गई? बात समझ में आई? हाँ जी सर। भाई आपकी क्लास के अंदर ही आपका कंपटीशन हो गया, वो इंट्रा इंट्रा कंपटीशन हो गया। अगर आपकी क्लास का कंपटीशन दूसरी क्लासों के साथ हो गया तो वो क्या हो गया, इंटर। समझ में आई? तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये जो शीट्स है ना बनी थी पॉलीपेप्टाइड की, वो एक नहीं अलग अलग शीट्स हैं, वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गई। तो इसे क्या बोलते हैं, ये फिर स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो गया, ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो गया, इसे बोलते हैं बीटा शीट प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो कौन सा स्ट्रक्चर बना है, इसे क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट टाइप स्ट्रक्चर बन गया, शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब एक पॉलीपेप्टाइड थी, दूसरी थी, तीसरी थी, उनके आपस में शीट बन गई क्योंकि उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंटर, यहां पे क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो पेप्टाइड चेन्स में, किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो वो स्ट्रेच्ड आउट हो गई हैं, स्ट्रेच्ड आउट, स्टूडेंट स्ट्रेच्ड आउट हो जाती हैं टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, एंड देन लेड साइड बाय साइड। तो ये एक प्लीटेड फोल्ड्स जो ड्रेपरी के होते हैं उससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम उन्होंने बीटा शीट दे दिया, बीटा शीट टाइप स्ट्रक्चर दे दिया। द कार्बोनिल ऑफ ऑक्सीजन इन वन स्टैंड बॉन्ड्स विद अमीनो हाइड्रोजन ऑफ द एडजेसेंट स्टैंड। बात समझ में आई? एक स्टैंड के दूसरे अमीनो एसिड एडजेसेंट स्टैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। The two strands can be either parallel or anti-parallel depending on whether the strand is directed or on the opposite. The anti-parallel beta sheet is more stable due to well-aligned hydrogen bond. आपको बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुई है, लेकिन एक में विद इन द मॉलिक्यूल हुई है, एक में एक शीट की दूसरी शीट के साथ होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स इनमें होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यही हम बार बार कह रहे हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की हुई है, एक में इंट्रा, एक में इंटर। ये वर्ड मैंने देखा ना, इंटर किया है, दूसरे मैंने क्या लिखा था, इंट्रा दिखाया ये। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी। तो इसीलिए ये एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना और दूसरा कौन सा बना, बीटा शीट प्लीटेड स्ट्रक्चर बन गया ये स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं बताओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई पहले मैंने एक सीक्वेंस बनाई, स्पेसिफिक सीक्वेंस कह रहा था उसको मैंने अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब उसके बाद में क्या हुआ है, एक अल्फा हेलिक्स में आ गया, फोल्ड हो गया, और दूसरा बीटा प्लीटेड में बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, एक में विद इन द मॉलिक्यूल, एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बहुत सारी शीट्स हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बोलो, नोट कर लिया तुमने? हाँ जी सर। आगे चलूं? हाँ जी। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद में बना कि टर्शरी स्ट्रक्चर।
भाई टर्शरी में क्या हुआ, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ओवरऑल फोल्ड होती है, ओवरऑल फोल्ड हो जाती है। और फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने हैं ये फिर फोल्ड हो जाते हैं, आगे और फोल्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, और इससे दो मॉलिक्यूलर शेप बनती है। कितनी? टू मॉलिक्यूलर शेप, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर, दो टाइप की शेप में ये आ जाते हैं फर्दर फोल्ड होने के बाद। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में मैं ये कह रहा हूं कि अब फर्दर फोल्डिंग हो गई, और इनके अंदर फर्दर फोल्डिंग होने से स्टूडेंट ये दो शेप में आ जाते हैं। एक बनता है फाइब्रस, ठीक है, टू मेजर शेप्स मैं बता रहा हूं, एक फाइब्रस शेप बनती है, दूसरी बनती है ग्लोबुलर। कौन सी बनती है? ग्लोबुलर शेप। तो सेकेंडरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स वाले थे वो फर्दर फोल्ड हो गए हैं। क्या हुए हैं? फर्दर फोल्ड हो गए हैं। अब इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोई भी चीज अगर हो रही है स्टूडेंट, वो तभी होगी जब मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बनता है। देखो क्यों होगा, कोई मॉलिक्यूल क्यों अपनी शेप को चेंज करेगा? तभी करेगा जब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो सही है या गलत है? तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है जब ये फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप ले लेते हैं। तो जो इसको अभी तक जो मैंने कहा था सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री है। इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं जो इनको स्टेबलाइज करती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से इसमें, ये जो स्ट्रक्चर 3 डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिनसे ये स्टेबल होते हैं? तो ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। मेन फोर्सेस जो होती हैं स्टूडेंट, जिनके कारण इनको स्टेबिलिटी मिलती है, कौन कौन सी होती हैं? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। मतलब ये सेकेंडरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री का मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती है, वंडरवाल्फ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये चार फोर्सेस का नाम मैंने लिखा जो पेपर में पूछी जा चुकी है, आपको लिखना है। तो विच आर द मेन फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर? स्टूडेंट कौन कौन सी मैंने बताई फोर्सेस, कौन कौन सी हैं? बताओ जल्दी से, कौन कौन सी मेन फोर्सेस हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा पेपर में, हाँ पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर्स में। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और क्या होते हैं स्टूडेंट? डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं, और वेंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। वेंडरवाल के बारे में आपने 11th में पढ़ाई था। वेंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब कोई चार्ज होते हैं, आयनिक चार्जेस होते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस, तो उनमें क्या फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस हैं ये? अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब भी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है स्टूडेंट, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। नोट कर लिया आपने सारा? ठीक है। हाँ जी सर। अब जो ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप प्रोटीन मॉलिक्यूल की है उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट, वो 3 डायमेंशनल शेप जो प्रोटीन की बनती है उसे बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बेंड एंड ट्विस्ट इन सच ए वे एज टू अचीव मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लोएस्ट एनर्जी स्टेट। देखो कोई भी चीज बन रही है वो अपनी शेप को ऐसे 3 डायमेंशनल लेगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाए। जो शेप स्टेबल नहीं है स्टूडेंट वो लेगा नहीं। नेचर में कोई भी चीज जो बन रही है वो स्टेबल होना चाहती है, तो वो क्या करता है कि ऐसा 3 डायमेंशनल शेप लेता है प्रोटीन। कैसा? 3 डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल शेप जो प्रोटीन की बनेगी स्टूडेंट, ठीक है, वो ऐसी होगी, वो इस तरह से बैंड और ट्विस्ट करेगा अपने आप को, इस तरह बैंड और ट्विस्ट करेगी मतलब प्रोटीन, ताकि इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए स्टूडेंट्स। मतलब लोअर
मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या होती है साइंस के अंदर? साइंस के अंदर लोएस्ट एनर्जी स्टेट मिल जाए। क्या मिल जाए? लोएस्ट एनर्जी स्टेट मिल जाए। जिसकी एनर्जी कम होती है स्टूडेंट, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में वो आने के लिए अपनी शेप को बेंड करेगा, ट्विस्ट करेगा। और फॉर 3 डायमेंशनल प्रोटीन में सीम इरेगुलर एंड रैंडम, इट इज फैशन्ड बाय मैनी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस ड्यू टू बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ द अमीनो। तो अमीनो एसिड की साइड चेन्स में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी स्टेबिलिटी ले लेता है। तो आप देखो, जैसे ये आपकी बुक में दिखेगी ऐसे डायग्राम, ये इस तरह की शेप में आ गया। तो ऐसे क्यों आ गया? ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया, बेंड हो गया, ट्विस्ट हो गया, बेंड हो गया, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। वो उस तरह की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है। क्या करता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? कोई शेप बनाने के लिए नहीं बोलेगा आपको पेपर में। बात समझ में आई? वो तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने दी है। बॉन्ड वगैरह पूछेगा, ऐसा क्यों हुआ ये पूछेगा, तो आपको होगा कि वो इसलिए ट्विस्ट हो गया, इसलिए बेंड हो गया, क्योंकि उससे उसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। बात समझ में आई यहां तक? हाँ जी सर, 1 मिनट रुकना बस। हाँ, तुम नोट कर लो। तो मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपको 3 फॉर्म में दिखाए। मतलब एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया, दूसरा कौन सा बताया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में सीक्वेंस थी, स्पेसिफिक सीक्वेंस थी। सेकेंडरी में क्या हुआ? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड बना। और फाइनली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बना, उसने अपने आप को इस तरह फोल्ड कर लिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर कर ले। और ऐसी जो फोर्सेस होती हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड, वंडरवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लेने के लिए उसने अपने आप को, स्टूडेंट, अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि वो फोल्ड हो गया, ट्विस्ट हो गया। ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। हो गया सर। तो 3 स्ट्रक्चर्स हमने बताए। सेकेंडरी में तुमने अल्फा हेलिक्स बताया और बीटा प्लीटेड, वो शीट टाइप स्ट्रक्चर में आ गया। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसमें इंटर हुई, और इसमें तुम देख ही रहे हो कितनी फोर्सेस लगी हैं मेजर। तो इसमें वो क्या हो गया? टर्शरी में उसने शेप ले ली फाइब्रस या ग्लोबुलर। 2 शेप्स ली है ना, आपको बताई थी 2 शेप में है। दोनों में से कोई भी शेप में, जैसे डिफरेंट प्रोटीन्स, कोई फाइब्रस है और कोई ग्लोबुलर है। दो ही टाइप के बताए थे ना मैंने क्लासिफिकेशन। ठीक है? समझ में आ गया? ये फिगर्स वगैरह तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कोई आपको नहीं पूछ रहा बनाने के लिए। हो गया, वेरी गुड, हो गया। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ गया जो फाइनल। द सम ऑफ दी प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब। होगा क्या कि ऐसा भी होगा कि कुछ प्रोटीन्स के अंदर, स्टूडेंट, डिफरेंट 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बनेगा। देखो, अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है तो एक रंग दिखाता मैं, यहां पे 2 कलर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना 2? तो इसका मतलब ये 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? सब यूनिट्स। तो ऐसी सब यूनिट्स जब आपस में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स जब बनेंगी तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये फोर्थ मैंने दिखाया आपको, ये उसकी डायग्राम दिखाई है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें एक ये वाली आप देख रहे हैं, एक येलो कलर वाला प्रोटीन चेन है और एक दूसरी चेन है। ये दोनों डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। एक ब्लू कलर की, एक येलो कलर की, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। इन्हें सब यूनिट्स कहा जाता है, स्टूडेंट। तो इनका ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट बन गया विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां तक हो गया? नोट कर लिया तुमने? फिर आगे चलता हूं। तो लास्ट में पहला प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मैंने आपको दिखाए। दिख गए? बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर।
डू यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। यहाँ पे नोट कर लिया तुमने? तो मैं आगे फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके ऊपर। जो लास्ट पार्ट इसका है स्टूडेंट, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहां पे क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन आया व्हाट इज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बताओ तुम्हारे को कुछ पता है इसके बारे में? देखो, प्रोटीन्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम यूज करते हैं स्टूडेंट, इनका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने ये बताया कि जो प्रोटीन बनी है स्टूडेंट, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनी है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी। जब अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनेंगी स्टूडेंट्स, तो उनका हर एक का एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ में आई? और उनकी कोई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है स्टूडेंट, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। अब बात समझ में आई कि वो कोई हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट डेफिनेट वर्क करते हैं। आपने पता कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आपने सुना है डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, और वो डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम एक ही काम कर सकता है, दूसरी चीज नहीं कर सकता बॉडी में। बोलो बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। सही है सर। आपने कहा कि माल्टेज एक एंजाइम है, तो वो क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो किसी और से और को कुछ नहीं कर सकता। तो ये जितने भी प्रोटीन हमारे पास होते हैं शरीर में भी, वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी होती है। क्यों होती है स्टूडेंट? क्योंकि उनका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसे बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। इसे क्या बोला जाता है? नेटिव प्रोटीन स्टूडेंट, नेटिव प्रोटीन। बात समझ में आई? एक प्रोटीन, एक टाइप की प्रोटीन, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, वो एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी का काम कर रही है मेरी बॉडी में। डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया तो वो डिफरेंट प्रोटीन बन गई, वो भी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी का काम कर रही है शरीर में, वो डिफरेंट है। और इन्हें मैंने बोला नेटिव प्रोटीन्स। इन्हें मैंने क्या बोला? नेटिव प्रोटीन्स। बोलो समझ में आई बात? हाँ जी सर। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। अब होगा क्या कि अगर मैंने इनको स्टूडेंट्स कोई फिजिकल चेंज कर दी, इसमें कोई फिजिकल चेंज कर दी, फिजिकली चेंज कर दी मैंने। फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? या कोई केमिकल चेंज कर दी, या केमिकल चेंज कर दी, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो फिर इनका स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इनका स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर इनका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर इनका स्ट्रक्चर मैंने डैमेज कर दिया, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी तो खत्म हो जाएगी। और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो उसे क्या बोलूंगा? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैंने इनको स्टूडेंट फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज की, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज की। जैसे कि मैंने इनकी पीएच, एक पीएच होती है, पीएच या टेम्परेचर होता है, अगर मैंने इनको चेंज कर दिया, मान लो इनको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है? आपके बॉडी के अंदर आपको पता है कि आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, कोई एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो गई, या कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने कर दी, तो स्टूडेंट आउटसाइड भी, तो क्या होगा? इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जो भी इनके स्ट्रक्चर हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे और अनकॉइल्ड हो जाएंगे। तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। देखो, आपको पता है कि जब आप अंडा उबालते हो, एग उबालते हो, तो वो क्या होता है? जो उसके अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो डीनेचुरेशन आपने प्रोटीन की कर दी, इसकी कर दी, प्रोटीन की। इसी तरह आपने मिल्क, देखो मैं कह रहा हूं एग लिया आपने, एग के अंदर प्रोटीन होती है, बोलो होती है?
हाँ जी। वाइट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपने इसको बॉईल कर दिया, हीट किया, बॉईल कर दिया, तो अब क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ एग, इसे बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ एग हो जाती है। आपको पता है वो सफेद सफेद जम जाता है ऊपर से ऑन बॉइलिंग। तो ये आपने मिल्क लिया स्टूडेंट, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। आपने इससे कर्ड बना दी, दही बना दी, दूध से दही बना दी स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो मिल्क के अंदर स्टूडेंट बैक्टीरिया होता है, तो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। These are examples of student denaturation of proteins. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बता रहा हूं, जब डीनेचुरेशन होती है स्टूडेंट तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इनका चेंज नहीं होता। डीनेचुरेशन में स्टूडेंट ये पॉइंट नोट करने वाला है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन चेंज कौन सा होता है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी। कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं डिजेनरेशन में, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी वाले नहीं, प्राइमरी वाला इंटैक्ट रहता है। ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया पेपर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की होती है वो थोड़ी बदलेगी, लेकिन जो फोल्ड करके थे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूट जाएंगे, वो अनफोल्ड हो जाएंगे। तो अल्फा हेलिक्स है वो अनफोल्ड हो जाएगा, और जो दूसरा बीटा प्लूटिड है उसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, वो अपना स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। कौन सा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जब आप एग को बॉयल करते हो तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्चुअल प्रोटीन की होती है वो खत्म हो जाती है स्टूडेंट, खत्म हो जाती है। इसी तरह जब मिल्क से आपने कर्ड बना ली तो वो जो प्रोटीन थी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, अब मिल्क वाली प्रोटीन नहीं रही, वो डीनेचर्ड हो गया, डीनेचर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से दी है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, फिर आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा मैंने, प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम आपके जो शरीर में है, with a unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein. इसकी एक कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो आपके शरीर में ये काम कर रहा है। When protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature, chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed, students. आपको बताया था मैंने, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और तो ग्लोबुल्स जो होंगे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजिंग बट सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट्स इन द प्रोटीन्स। कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए हैं जल्दी से बताओ, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बताओ अभी तक कोई डाउट दिखा? नहीं सर। कुछ दिखा है? नहीं सर। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो फिर गुड नाइट, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। तो ये वाला हमारा प्रोटीन्स खत्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे इसके, वो हमारे पास जो है विटामिन, डीएनए और आरएनए। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय बाय।